पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ओएसडी महेंद्र सिंह हापा ने एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें बताया गया था कि कहीं न कहीं राजपूत महासभा बननी चाहिए और जो कुरीतियां हैं वो खत्म होनी चाहिए। इसके लिए आपका क्या आगे का एजेंडा है, आप कैसे काम करेंगे आम लोगों के लिए? बिल्कुल बनना चाहिए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ओएसडी रहे महेंद्र सिंह हापा ने जब देवराज समाज का जो पेनोरमा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो नक्शा बना दिया था, जहाँ पे सेंटर में मूर्ति लगनी थी, लेकिन मूर्ति वहां पे लगी या उस समय कुछ विवाद हुआ, महेंद्र सिंह हापा पर उस समय रुपए खाने का आरोप लगा। ये ऐसा पूरा प्रयोजन या षड्यंत्र क्यों हुआ? इसके पीछे एक संगठन में हो देवराज के, लेकिन स्वर्गीय खेत सिंह जी राठौड़ और आईजी सुल्तान सिंह जी को आज शेरगढ़ क्यों भूलता जा रहा है? क्यों उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाई नहीं जा रही है? और कई पार्टी कार्यालयों के अंदर भी उनकी नहीं मनाई जा रही है, और उनकी जो प्रतिमा है बनी हुई है। बिल्कुल, जब देवराज जी की प्रतिमा बनी तो उनके साथ में बनी। लेकिन वो स्थापित क्यों नहीं? बड़ा कारण क्या है? आप यदि देवराज समाज के अध्यक्ष हैं, लेकिन राजनीतिक सवाल अलग है, लेकिन एक सामाजिक चर्चा में देखें तो उनका पेनोरमा की भी चर्चाएं चली, लेकिन वो हाल फिलहाल धरातल पर कहीं न कहीं बना नहीं। कारण क्या है? देखो, मोती सिंह जिन्होंने मेयो कॉलेज से शिक्षा अर्जित की और वो बड़े लेवल के एग्जाम भी आपने फाइट किए, लेकिन आपके मन में ये विचार क्यों चेंज हुआ कि मैं खुद यदि नौकरी नहीं लगा लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मेरी वजह से 100 लोगों को रोजगार मिलता है? तो ये आपके अंदर विल पावर कैसे आई? कैसे आपके अंदर अचानक बदलाव आया कि मेरे को ये करना चाहिए? ये विचारधारा से हो कांग्रेस की, आपका जो परिवार रहा है, इसमें यही है कि आपका मन कभी नहीं हुआ कि मैं चुनाव लड़ूं शेरगढ़ से? क्योंकि आपके भाई कई बार मंचों पे कहते हैं भाषण में कि मैं लोहावट जा रहा हूं, तो क्या वो नहीं सोचते कि मैं अपने भाई को पीछे शेरगढ़ की जिम्मेदारी दे दूं? भविष्य में आने वाले समय में क्या मोती सिंह शेरगढ़ से चुनाव लड़ेंगे? शेरगढ़ में 2 बड़ी शादियां चर्चा का विषय रही। एक तो पूर्व विधायक मीना कंवरी राठौड़ के लड़के की, और एक शेरगढ़ के वर्तमान विधायक बाबू सिंह राठौड़ के लड़के की। ये दोनों शादियों के अंदर दिखावा तो किया गया कि भाई हमने कोई नशा मुक्त रखा पूरा और दहेज भी नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे के रास्ते से भी कुछ लोगों का भाई सीधा आरोप है कि इन्होंने पैसे भी लिए होंगे। बड़ी महंगी शादियां हुई। इस बारे में आप देवराज समाज के अध्यक्ष हो, तो आपने कई बार उनसे चर्चा नहीं की ऐसे नहीं होना चाहिए? क्या खाली नशा ही है वही कुरीति है, या इसके अलावा भी समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां उनको जड़ से खत्म करेंगे? इसकी विचारधारा से जुड़ा हुआ रहा। और आपके परिवार में जब 2023 का चुनाव जब उमेश सिंह जी की धर्मपत्नी मीना कंवर जी ने लड़ा, तो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट नहीं था उनको? भाई वो राजनीति के रूप में समाज के अध्यक्ष बन गए, लेकिन आप जो राजनीतिक और सामाजिक दोनों को निष्पक्ष आप कैसे मेंटेन करते हो? मेरा जी कुरीतियों के खिलाफ आप लंबे समय से आप मुहिम चला रहे हो, जंग लड़ रहे हो, लेकिन अभी तक उसमें आपको कितनी सफलता मिली? क्या जो समय की जो कुरीतियां थी, क्या आज के समय में बड़ी, या फिर आपका कोई मिशन है कि हम इस जो कुरीतियां इनको बिल्कुल खत्म देखो सवाई जी, ये राम राम नमस्कार, हूँ सवाई सिंह खारी बेरी और आप देख रहे हो आर्स मीडिया रो पॉडकास्ट। इन पॉडकास्ट की सीरीज मायने आप हर बार आप विशेष शख्सियत रे साथे रूबरू कराऊं। आज हमारे साथ है देवराज समाज रा अध्यक्ष मोती सिंह जी राठौड़, और पियर साथे चर्चा करोला। और आज पूरे क्षेत्र मायने आज मोती सिंह जी कितो संघर्ष करने और कितो देवराज अध्यक्ष बनने ला रे कई कहानी है, उन बारे में भी चर्चा करोला। सब पहला सब आप घणो और घणो स्वागत है। राम राम सवाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बोलने मौको दियो, आप पधारिया, बड़ा अच्छा लगा। सबो पहलो सवाल तो साहब आप रो जे कि आप जिन टाइम होटल व्यवसाय में होता और होटल व्यवसाय में आप अचानक मन हकीकत बदलियो कि आप देवराज समाज रे अध्यक्ष पद माते आप काम करना शुरुआत की? नहीं आप देखो सवाई जी, मैं 28 साल की उम्र में वापस आया मेरी शिक्षा प्राप्त करके, और मैंने यहाँ पे ये व्यवसाय शुरू किया, पर्यटन से जुड़ा हुआ व्यवसाय शुरू किया। परंतु मेरे ऊपर बहुत प्रभाव रहा मेरे पिताजी कल्याण सिंह जी साहब पिछले अपनी जिंदगी के पिछले लास्ट 20 साल उन्होंने समाज सेवा देवराज कानी सभा के आजीवन अध्यक्ष रहे, उसमें उन्होंने काम किया। तो जब उनका स्वर्गवास हुआ और मैं घर पे हमेशा उनके साथ में विचार विमर्श हम करते रहते थे कि समाज का क्या होना चाहिए, बच्चों का आगे शिक्षा का क्या होना चाहिए, समाज का भविष्य क्या है। तो हमेशा उनसे कुछ न कुछ हमारी रोजाना कोई ना कोई बातचीत होती थी। जब उनका स्वर्गवास हुआ 2022 में, तब समाज की एक मीटिंग हुई और उन्होंने तय किया कि भाई पढ़ा लिखा आदमी है, कल्याण सिंह जी का ज्येष्ठ पुत्र है, क्यों नहीं इन्हीं को एक बार मौका दिया जाए, देवराज समाज का ये जिम्मेवारी, हथकरघी सभा की जिम्मेवारी अध्यक्ष पद की इनको दी जाए। लेकिन उस समय आपने जो पढ़ाई वगैरह थी वो बाहर की थी, यहाँ का कल्चर आप कम ही समझते थे, तो ये अचानक मन में रुझान आया तो आपको ऐसी बड़ी जिम्मेदारी दी गई,
तो आपको मन में कैसे लगा कि मैं इन सबको कैसे व्यवस्थित करूंगा? इस कल्चर से तो मुझे बचपन से विशेष लगाव था। 3.5 साल की उम्र में मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेज तो दिया था मेरे काउसा किशोर सिंह जी, मुझे ले गए माउंट आबू। फिर वो जब उनकी पोस्टिंग बाहर हो गई तो फिर मुझे हॉस्टल में डाल दिया। परंतु हर साल जब गर्मी में छुट्टियां होती थी तो या तो हम गांव में यहाँ आते थे, घर पे रहते थे, या फतेह सिंह जी के साथ में टाइगर मैन फतेह सिंह जी के पास, जो मेरे बड़े पिताजी थे उनके पास में हम चले जाते थे। और जब मैं यहाँ गाँव आता था तो मैं अभी भी मेरे माता जी कहते हैं कि तुम्हें गांव में हर समय या तो मैं खेत में चला जाता था या गांव में ढाणियों में चला जाता था, और मुझे यह इस जगह से बहुत ज्यादा लगाव था। तो पहले तो ये था कि मैं यूपीएससी की परीक्षा लेके मैं आईएएस आईपीएस कहीं ना कहीं बनूं, क्योंकि हमारे रोल मॉडल लेट आईजी साहब सुल्तान सिंह जी थे, खेत सिंह जी साहब थे। तो पहले तो ये था कि प्रशासनिक सेवा में जाए। जब उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, हालांकि मैं पढ़ाई में होशियार था, बट कई दफे किस्मत साथ नहीं दिया, मैं वापस आया और व्यवसाय चल गया था। पर इस लगाव की वजह से जब ये जिम्मेवारी दी गई, और मेरा ये मानना है कि जब किसी सामाजिक पद पे या किसी पद पर आपको जिम्मेवारी दी जाए तो आपको अपना कार्य बड़ी निष्ठा से करना चाहिए। तो इसलिए मैं इसमें पिछले 2-2.5-3 साल से इसी में काम कर रहा हूँ। आप देवराज समाज के अध्यक्ष बन गए, लेकिन आप जो राजनीतिक और सामाजिक दोनों को निष्पक्ष आप कैसे मेंटेन करते हो? मेरा ये मानना है कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जो सामाजिक संगठनों में किसी पद पर काम कर रहे हैं, भले अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, कोई भी हो, सबसे पहले मन में उनका ये आना चाहिए कि ये काम अब मुझे दूसरी चीजें कोई पक्षपात से दूर हटके मुझे मेरे लिए इस समाज को संगठित करने की जिम्मेवारी हम पर है। समाज में सही और गलत जहां जरूरत हो तो वहां कहने की जरूरत है। तो इसलिए पक्षपात जैसे आप करोगे, क्योंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से आता हूँ और इसलिए मेरे ऊपर जिम्मेवारी और ज्यादा आती है कि कहीं ये पक्ष तो नहीं कर रहे। हाँ। तो वो मामला बड़ा सेंसिटिव है, पर अगर आपकी नीयत क्लियर है, आपकी इंटेंशन क्लियर है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। आपका परिवार लंबे समय से कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ रहा, और आपके परिवार में जब 2023 का चुनाव जब उमेश सिंह जी की धर्मपत्नी मीना कंवर जी ने लड़ा, तो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट नहीं था उनको, भाई वो राजनीति के रूप में क्षेत्र के अंदर आगे कोई विकास का काम करे? आपकी कई बार उनके बारे में चर्चाएं भी होती होगी, जुड़ाव लगाव कैसा था शुरुआत में? उम्मीद और हमारे बहुत ही, वो मेरी बहुत इज्जत करता है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, और हमने लगभग ये मनवार भी हमने साथ ही शुरू करी। जब मैं वापस आया 95-96 में, तो हमने साथ शुरू किया। उसका हमेशा एक इंटरेस्ट था कि मैं खेत सिंह जी के साथ बाद में, कल्याण सिंह जी के बाद में, मैं यहाँ पर से यहाँ राजनीति करूँ। उसमें एक नेचुरल एक ट्रेट है राजनीति के लिए, तो राजनीति में उसका झुकाव भी था। 2003 में जब खेत सिंह साहब इलेक्शन में जब साहब हार गए, तो ऑटोमेटिकली पूरे परिवार ने एकजुट होकर कहा कि भाई इसको शौक है, इसको अब उमेश सिंह जी को अपन आगे लाते हैं। फिर इसने मेहनत भी करी। 2008 के इलेक्शन में भी मैं उसके ऑफिस के पीछे काम में संभालता था। 2013 में भी मैंने, लेकिन प्रचार कभी नहीं किया आपने उनका? मैं प्रचार इसलिए नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी परिवार के बहुत सारे मेंबर, कल्याण सिंह जी साहब, दुर्जन सिंह जी काको साहब, सब लोग परिवार के, गोपाल सिंह जी काको साहब, ये सब परिवार के मेंबर कहीं ना कहीं मदद करें। तो मैं सोचता था कि पीछे रह के, ऑफिस में पीछे रह के, या अपना व्यवसाय के थ्रू, क्योंकि इलेक्शन के लिए आपको दूसरी चीजों की भी जरूरत पड़ती है, आप समझते हैं क्या? तो इसलिए वो मदद करनी भी बहुत जरूरी है। 2018 में इलेक्शन वो जीत गए, उसके बाद में 5 साल उन्होंने अपना काम किया। इलेक्शन 2023 से पहले ये जिम्मेवारी मुझे दे दी गई, तो मैंने उनको कहा भी, उमेश सिंह जी, मैं अब देवराज हितकानी सभा का मुझे ये जिम्मेवारी दी है, इसलिए मुझे या तो मैं इस्तीफा दूं आपके साथ अगर आप मुझे चाहते हैं, या फिर आप करिए, क्योंकि आप और बाबू सिंह जी दोनों भले एक समाज के को जो भी है, आप लोग इसमें लगे हुए हो, तो मुझे आप इससे दूर रखे। तो उस बात को मेरी मान भी गया। उसने कहा नहीं बाबा, आप तो जो काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप इसमें। आप जिन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आप लंबे समय से आप मुहिम चला रहे हो, जंग लड़ रहे हो, लेकिन अभी तक उसमें आपको कितनी सफलता मिली? क्या जो समय की जो कुरीतियां थी, क्या आज के समय में बड़ी या फिर
आपका कोई मिशन है कि हम इस जो कुरीतियां इनको बिल्कुल खत्म देखो कर दें? स्वाई जी, ये कई वर्षों से रीतियां कुरीतियां बन गई, प्रथाएं कुप्रथाएं बन गई। मेरा एजेंडा जो देवराज हितकारिणी सभा, मेरे साथ में बहुत सीनियर लोग हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल लोग हैं हमारे साथ में, जो मेरी कमेटी है। मैं ये मानता हूं कि कोई परिवर्तन लाने के लिए समाज में सबसे पहले हमें हमारी प्राथमिकताएं बदलनी पड़ेगी। समाज के अंदर एक माहौल बनना चाहिए कि शिक्षा से बढ़कर कोई चीज नहीं। तो मैं 3.5 साल की उम्र में जब मैं बाहर पढ़ने गया तो हमने यही तय किया कि कुरीतियां क्या है, जो हमारे कभी पहले तो नहीं होती थी। जैसे आप अमल की मनवार करो, या जो फिजूल खर्ची जो अपन करते हैं, जो दिखावा करते हैं, इसको कम करके हमारे जो संसाधन है, भले परिवार के संसाधन हो, भले आपके समाज के संसाधन हो, वो सारे संसाधन हमको हमारे बच्चों के भविष्य में लगाना है। क्योंकि अगले 20 साल आप भी युवा हो, आज जो यहाँ पे जो हमारे जितने भी युवा है, आपके देश की आबादी जो है 25 साल से कम उम्र की आबादी 50% वो है, यानी कि 130 करोड़ में से 65 करोड़ जो युवा है वो 25 साल की उम्र से कम है। आने वाला टाइम प्रतिस्पर्धा का है, बहुत कंपटीशन बढ़ेगा। इस कंपटीशन में विद्या मतलब शिक्षा के साथ साथ आपको होशियार बनना पड़ेगा, आपको जागृत होना पड़ेगा। ये सारी चीजें पीछे छोड़ के आपको आगे देखना पड़ेगा, और यही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। शेरगढ़ में 2 बड़ी शादियां चर्चा का विषय रही। एक तो पूर्व विधायक मीना कंवरी राठौड़ के लड़के की, और एक शेरगढ़ के वर्तमान विधायक बाबू सिंह राठौड़ के लड़के की। ये दोनों शादियों के अंदर दिखावा तो किया गया कि भाई हमने कोई नशा मुक्त रखा पूरा और दहेज भी नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे के रास्ते से भी कुछ लोगों का भाई सीधा आरोप है कि इन्होंने पैसे भी लिए होंगे। बड़ी महंगी शादियां हुई। इस बारे में आप देवराज समाज के अध्यक्ष हो, तो आपने कई बार उनसे चर्चा नहीं की ऐसे नहीं होना चाहिए? क्या खाली नशा ही है वही कुरीति है, या इसके अलावा भी समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां उनको जड़ से खत्म करें? आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। समाज में ये सब जरूरी है। सिर्फ नशा बंद करने से या अमल बंद करने से या दारू पे कंट्रोल करने से सुधार नहीं आएगा। आपको बहुत बड़े विचार रखने पड़ेंगे कि आप, क्योंकि खास करके उमेद सिंह जी और बाबू सिंह जी, ये आप सब कहते हैं ये प्रथम व्यक्ति है भड़कने के, मैं कहता हूँ ये प्रथम सेवक है। ये जब तक राइट एग्जाम्पल, राइट सही उदाहरण नहीं देंगे तो आप अन्य आम आदमियों से आप क्या उम्मीद करते हो? तो कुछ काम इन्होंने अच्छे किए, जैसे कि दादी साहब का स्वर्गवास हुआ तो उन्होंने बिल्कुल नशा फ्री रखा, परंतु उसके बाद में एक बहुत बड़ा खर्च, खाने का खर्च किया आपने, उसमें आपने दुनिया भर के लोग हैं। आपको ये सारी चीजें, इसका स्केल जो है ना वो कम करना पड़ेगा। 400 बाराती, भले उमेद सिंह जी हो, भले बाबू सिंह जी, भले मैं हो, कोई भी हो, आपका समाज के जो सिस्टम अलाउ करते हैं कि 70 से 80 से ज्यादा बाराती नहीं होने चाहिए। टीका हमारे पहले न कभी था, और अगर कोई देता है बच्ची को तो वो भी कोई दिखावे की जरूरत नहीं है, लेना फिर वापस देना गलत। कुछ पैसा उन्होंने जो दिया, उन्होंने अलग अलग संस्थाओं को दिया शिक्षा के लिए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आपने जो पैसा आया आप सोचते हैं कि इसका उपयोग सही होना चाहिए, हम अलग अलग संस्थाओं को दे, जो शिक्षा के कोष बने उसमें दिए, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा हो क्या गया है कि इन शादियों में बहुत अन्य खर्चे बहुत बढ़ गए। भले आप रिसेप्शन देख लीजिए, भले आप फटाकों के ऊपर जो पैसा खर्च होता है, ये सब, अंग्रेजी में बहुत खूबसूरत कहावत है, मनी शाउट्स वेल्थ विस्पर्स। जब पैसा आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि सबको बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा आ गया, तो आप ये बड़े बड़े आप कार्यक्रम करेंगे, हर चीज बड़ी करेंगे। हम लोग जैसे हमारी जो एजुकेशन हुआ है और जिस परिवारों के बीच में मैं रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बाहर रहा और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, बड़े अच्छे परिवार में, बड़े शिक्षित लोगों के पास में रहा। वहाँ दिखावा नहीं होता है, वहाँ वो बहुत साधारण शादियां करते हैं, परिवार के मेंबर्स को बुलाते हैं, और एक भले बड़ा खाना आप किसी के लिए करना चाहे तो वो 500 आदमियों से ज्यादा खाने होते नहीं है। अब ये कंपटीशन क्या होता है, जब उन्होंने किया तो वो दूसरा आदमी भी करे, दिखावा ज्यादा हो गया। एक आप लंबी विचारधारा से हो कांग्रेस की, आपका जो परिवार रहा है, इसमें यही है कि आपका मन कभी नहीं हुआ कि मैं चुनाव लड़ूं शेरगढ़ से? क्योंकि आपके भाई कई बार मंचों पे कहते हैं भाषण में कि मैं लोहावट जा रहा हूं, तो क्या वो नहीं सोचते कि मैं अपने भाई को पीछे शेरगढ़ की जिम्मेदारी दे दूं? भविष्य में आने वाले समय में क्या मोती सिंह शेरगढ़ से चुनाव लड़ेंगे? मैंने कभी इसके बारे में विचार किया नहीं।
मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जो कार्य हाथ में लिया है उसको अच्छी तरह से करिए पहले। तो जब यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट लिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने दूसरी कोई आरएएस की परीक्षा है और अन्य एग्जाम लिया ही नहीं, और मैं वापस आके मेरे पास 3 ऑफर थे। या तो मैं दुबई में कोई शिपिंग कंपनी जाता, मैं ज्वाइन करता, या उस समय इंडियन एक्सप्रेस का बहुत बड़ा न्यूज़पेपर था, सुमन दुबे जी ऑडिटर थे, मैं उसमें जाके मेरे पास इंटरव्यू कॉल आया, मेरा सिलेक्शन भी हो गया। और तीसरा था कि मैं जिस गांव से मैं आया हूँ, क्योंकि फतेह सिंह जी साहब हमेशा ये कहते थे कि बेटा हमारा जो गांव है, जो हमारा ये जो रेगिस्तान है, जो शेरगढ़ पड़गना है, ये बहुत खूबसूरत पड़गना है, और इसकी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो यहाँ की सभ्यता है, यहाँ की जो परंपराएं हैं, ये इसको तुम्हें वैश्विक पहचान देने की कोशिश करनी चाहिए। तुम वापस जाओ, क्योंकि तुम कोई भी चीज तो करते हो मन से करते हो। तो इसलिए 1995 में वापस आया। हमारे पास ज्यादा रिसोर्स थे नहीं, साहब ने जमीन तो दे दी, फिर धीरे धीरे लोन लेके इसको धीरे धीरे करते, आज करीबन 30 साल की तपस्या करते करते हमने ये सारा काम किया। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ कि मेरे पास में टीम लड़के बहुत मेहनती है। 100% स्टाफ जो है मेरा सब यहाँ का लोकल आसपास के ढाबियों का है। कई बच्चे मेरे पास में 25-30 साल से मेरे पास में काम कर रहे हैं। वो मोती सिंह जिन्होंने मेयो कॉलेज से शिक्षा अर्जित की, और वो बड़े लेवल के एग्जाम भी आपने फाइट किए, लेकिन आपके मन में ये विचार क्यों चेंज हुआ कि मैं खुद यदि नौकरी नहीं लगा लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मेरी वजह से 100 लोगों को रोजगार मिलता है? तो ये आपके अंदर विल पावर कैसे आई, कैसे आपके अंदर अचानक बदलाव आया कि मेरे को ये करना चाहिए? ये शिक्षा से, अब मैं जो एजुकेशन है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को, युवाओं को, मैं स्कूल्स में जाता हूँ। देवराज हितकानी सभा के अध्यक्ष बनने के बाद मुझे बहुत मौके मिलते हैं स्कूल्स में जाने के लिए। मैं अलग अलग स्कूल्स में गया, आसपास के काफी स्कूल्स है जहाँ मुझे जाके मैं उनसे बातचीत करता हूँ। मैं उनको बच्चों को एक ही चीज कहता हूँ कि जिंदगी में सफल होने के लिए आपको, लाइफ एक मैराथन है, ये 42 किलोमीटर की दौड़ है। आपको सही रोल मॉडल चाहिए, आपको सही संगति चाहिए। हम लोग किस्मत वाले थे, हमारे रोल मॉडल बहुत अच्छे थे। तो इसलिए जो रोल मॉडल अगर आप सही हो गए, तो मेरे बहुत अजीज मित्र है, आज वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े एम्प्लॉय, मैं तो बहुत छोटा काम हूँ, मेरे पास में 100 आदमी काम करे सर। अभी आज के तारीख में उनके पास में 4.5 लाख आदमी काम करे, टीम लीज करके कंपनी है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर भी रहे। मेरे खास मित्र, हम दोनों एक ही रूम में रहे और पढ़े। तो ऐसे जब संगति आपके साथ रहती है तो आपकी सोच में भी परिवर्तन आता है। आप सामाजिक संगठन में हो देवराज के, लेकिन स्वर्गीय खेत सिंह जी राठौड़ और आईजी सुल्तान सिंह जी को आज शेरगढ़ क्यों भूलता जा रहा है? क्यों उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाई नहीं जा रही है? और कई पार्टी कार्यालयों के अंदर भी उनकी नहीं मनाई जा रही है, और उनकी जो प्रतिमा है बनी हुई है। बिल्कुल, जब देवराज जी की प्रतिमा बनी तो उनके साथ में बनी। लेकिन वो स्थापित क्यों नहीं? बड़ा कारण क्या है? आप यदि देवराज समाज के अध्यक्ष हैं, लेकिन राजनीतिक सवाल अलग है, लेकिन एक सामाजिक चर्चा में देखें तो उनका पैनोरमा की भी चर्चाएं चली, लेकिन वो हाल फिलहाल धरातल पर कहीं ना कहीं बना नहीं। कारण क्या है? देखो, इसमें यूं है, साई जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कि मेरे जो दादू साहब सगत सिंह जी की तो मूर्ति लगा रखी है हमने यहाँ पे। स्कूल जो बनी थी मेरे परदादी साहब मेहताब कंवर के नाम से, उस स्कूल में उनकी मूर्ति लगा रखी। उसी के बिल्कुल पास में जो पंचायत भवन है, वहाँ आईजी साहब सुल्तान सिंह जी की स्वर्गवास के बाद में 1974 में आईजी खेत सिंह जी साहब ने और परिवार ने मिलके वो छतरी बनाई थी। ये बात बिल्कुल सही है कि खेत सिंह जी साहब की छतरी नहीं, और बननी चाहिए, बनी हुई है लेकिन लगी नहीं। स्टैचू बनी हुई है, बट वो लगी नहीं। और मेरे हिसाब से वो कुछ भी हो जाए, हम परिवार वालों को मिलके, वो जरूरी है कि उनकी छतरी लगे, बने, उनकी मूर्ति लगे। कल्याण सिंह जी साहब की छतरी देवराज पड़गने वाले समाज की जो कार्य करी उसकी वजह से हमने छतरी बना रखी है। साहब की बननी बहुत जरूरी है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आईजी साहब सुल्तान सिंह जी के नाम से, लक्ष्मण सिंह जी के नाम से, उनके नाम से गांव बनने चाहिए। क्योंकि ये गांव जब बनते हैं तो आप उन लोग, क्योंकि मेरे परिवार से है इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये वो लोग थे जिन्होंने इस पड़गने को एक दिशा दी थी, उनको हम नहीं भूल सकते। जो भी आपके, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिए, जो फौज में थे, जो अलग अलग जगह थे, उत्तम सिंह जी साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक बहुत ब्रिलियंट आदमी थे। वो वहां पर, मैं पूना में गए, हजारों व्यक्ति उनकी वजह से उनको रोजगार मिला है। पर वो शिक्षित आदमी थे, वो ट्रेनर बने, और वो ऐसे पोजीशन पे गए जहां यहाँ से युवाओं को उन्होंने प्रेरित किया और वो यहाँ से लेके गए। आप देवराज समाज के अध्यक्ष बने हो, लेकिन हकीकत में जाके देखे तो देवराज समाज के जो पुराने साक्ष्य हैं, देवराज जी कौन थे, ऐसे एविडेंस साक्ष्य आपके पास मौजूद है जिनके बारे में अपन चर्चा करके हमारे पास उनके जो लिखित के रूप में उनके जो साक्ष्य मिले? देवराज जी की पैनोरमा का जब बनाने की बात है, उसका मकसद यही था। हमारे मदन सिंह जी बड़े इंटेलिजेंट आदमी है, हमारे समाज के हैं। उनसे भी मैंने निवेदन किया है कि हमें
कुछ भी करके आने वाले समय में देवराज जी के ऊपर पुस्तक लिखना जरूरी है। क्योंकि ये जो इतिहास है, स्वाई जी, मैं अभी कन्नौज जाके आया, 798 साल पहले राव शिवजी ट्रस्ट में हूँ, बाबू जी की बनाने की राव शिवजी की ट्रस्ट है, उसमें भी है। शिवजी की हमने छतरी बनाई, वहां पे बिठू गांव है पाली के पास, रोहिट के पास में, वहां छतरी बनी। 200 साल राव शियाजी के वंशज करते करते भीरम देव जी ने आके यहाँ सेतराव में अपनी राजधानी स्थापित की। राव देवराज जी उनके ज्येष्ठ पुत्र थे। उनके सबसे छोटे भाई जो राव चुंडा जी थे, उनके पोते राव जोधा जी थे। हम सबका फर्ज बनता है कि राव देवराज जी, राव बीरम देव जी, मलिनाथ जी, शिव जी, जितने भी हमारे पूर्वज हैं, उनके बारे में इतिहास में उनके बारे में लिखना बहुत जरूरी है। उनकी जो छतरियां हैं, जैसे सती माता की छतरी है आपके वहां पर सोमेसर गांव में, हालात वहां पे भी खराब है, पूरी जगह ऐसी पड़ी। इनको सबको, मैं तो सबको कहता हूँ, जितने भी समाज में प्रतिष्ठित संरक्षित होना जरूरी, उनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। और ये पैनोरमा का भी डिमांड हमारी इसीलिए थी कि जब पैनोरमा बन जाएगी तो कहानियां आ जाएंगी, उनके बारे में सब कुछ आपको पता चलेगा। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को अगर ये शौक नहीं रहा तो लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ओएसडी रहे महेंद्र सिंह हापा ने जब देवराज समाज का जो पैनोरमा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो नक्शा बना दिया था, जहाँ पे सेंटर में मूर्ति लगनी थी, लेकिन मूर्ति वहां पे लगी या उस समय कुछ विवाद हुआ, महेंद्र सिंह हापा पर उस समय रुपए खाने का आरोप लगा। ये ऐसा पूरा प्रयोजन या षड्यंत्र क्यों हुआ? इसके पीछे किन लोगों का हाथ था? मेरे हिसाब से कहीं न कहीं कमेटी में जब आप लोग जब साथ काम करते हैं, आपकी कमेटी की टीम 10-12 आदमियों की टीम होती है। कमेटी में टीम वर्क और ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि पर्सनल एजेंडा आपको सामाजिक कार्यों से हटके रखना पड़ेगा। जो मूर्ति बनाई गई थी उसमें कुछ कमियां थी। जो मैं तो बहुत उस समय स्कूल से आया था, 2001 के अंदर ये इसका उद्घाटन हुआ, उसमें ये जरूर थी कोई ना कोई बात चली वहां पर कि कुछ कमी रह गई। आज मैं सोचता हूं कि ऐसी बातों को हमको पीछे छोड़ के उस कमेटी को हमको धन्यवाद देना चाहिए, पूरी कमेटी को। महेंद्र सिंह जी उस कमेटी में थे, कल्याण सिंह जी साहब थे, उसके संरक्षक साकेत सिंह जी साहब भी रहे, खंगार सिंह जी राव साहब भी रहे। ये सब को हमको उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने उस जमाने में गांव-गांव ढाणी जाके आज ये स्मारक स्थापित किया, अदरवाइज ये बनता नहीं। तो इसलिए छोटी मोटी नाराजगियां जो है उसको दूर रखे, हमको आगे के बारे में सोचना है। आप देवराज समाज के अध्यक्ष हैं, तो देवराज समाज में लगातार कई गांवों को जिम्मेदारी मिलती है अलग अलग के ये गांव आने वाले समय में जयंती मनाएगा। ये परंपरा कब से शुरू हुई और क्यों शुरू हुई? ये जब कमेटी बनाई गई 1990 के दशक में बनी, तो 1996-97 में, तब इन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे थे, जैसे स्मारक बनाने का था, और ये तय किया कि हमें हर साल देवराज जी की जयंती मनानी चाहिए। और उस समय उन्होंने एक जिम्मेवारी दी कि अपने 24 गांव है, एक गांव को जिम्मेवारी देते हैं कि वो उसका जो सारा कार्यक्रम करना, व्यवस्थित करना, बेसिकली इसका जो मकसद जो था ना, वो एक गांव को जिम्मेवारी दे। और हमारे जो बच्चे, जो प्रतिभा, जो बच्चे होशियार है, जिनकी सरकारी गैर सरकारी नौकरी में जिनका चयन हुआ, उनको हम सम्मानित करें, एक समाज के मंच पर सम्मानित करें। यही इसका मकसद। और आज अभी हमारे 663वीं जयंती मना रहे हैं। इस साल गांव चाबा की जिम्मेवारी है, अब 2-3 गांव हमारे और रहे हैं। अब पैनोरमा की बात करते हैं तो उस समय के जल संरक्षण मंत्री गजेंद्र सिंह के साथ भी आपके ताल्लुकात काफी अच्छे हैं, लेकिन अब वो पर्यटन संस्कृति जो मंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनको लेकर आपने कोई मांग रखी कि भाई हमारे पैनोरमा में ये काम होने चाहिए? आपकी उनसे कई बार चर्चाएं भी होती होगी इस बारे में। अभी आज के तारीख में देखे, मैं पहले इसकी पहले वाली बात में जाता हूँ। ये हमेशा एक डिमांड थी देवराज समाज की, सबकी, कि हमारे देवराज जी का एक पैनोरमा बनना चाहिए। पिछला जो राज था वो कांग्रेस का राज था। मीना कंवर यहाँ से एमएलए थे। हम सब ने गुजारिश करी उमेद सिंह जी से कि भाई आप अशोक जी के नजदीक हैं और इस पैनोरमा के लिए आप कोशिश करिए। पैनोरमा के लिए देखो, सबसे पहले तो एक उसका बजट चाहिए, फिर पैनोरमा के लिए आपको जमीन चाहिए। हम धन्यवाद देते हैं सेतरावा गांव जो मथारा है हमारे पड़गने का, बीरम देवकोट को, सबको उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें 6-7 बीघा वहां पे जमीन पैनोरमा के लिए दी। आज हमारे पास में उस पैनोरमा के लिए वहां पट्टा है। अब क्या होता है कि बजट भी सैंक्शन हो गया, उमेश सिंह जी ने मेहनत करके वो बजट भी लेके आए, राज बदल गया, गजेंद्र सिंह जी खिमसर बन गए, यहाँ से लोहावट से एमएलए, बाबू सिंह जी बन गए शेरगढ़ से, गजेंद्र सिंह जी पहले भी एमपी थे, अब मंत्री है, वो पर्यटन के मंत्री है। ऐसे मौकों पर जब आपको इस तरह के जब कार्य, जब आप समाज से हैं,
और आप कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से सोचना ही नहीं चाहिए सर। ये तो धड़ाधड़ काम होने चाहिए। आप मेयो कॉलेज से और आपके साथी भी रहे हैं जसवंत सिंह जसोल के सुपुत्र मानवेंद्र सिंह जसोल, और उनके साथ भी आपके काफी ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन उस बारे में भी आपने कुछ बातें की होगी कि हमको देव स्थानों की सूची में इनको जगह मिलनी चाहिए, तो कहीं जाके सरकार भी इनके ऊपर बजट खर्च करेगी, वरना जो देव स्थान रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो उनके ऊपर तो सरकार कैसे उनको पैनोरमा के लिए सैंक्शन करेगी। मानवेंद्र सिंह जी बहुत पढ़े लिखे आदमी है, मेरे सीनियर रहे, बहुत समझदार व्यक्ति है। एमपी का इलेक्शन भी जब यहाँ से लड़ते थे बीजेपी से, रुकते मेरे पास ही थे, क्योंकि ये विचारधारा भी मैं आपको और बताना चाहता हूँ सोई जी, कि राजनीतिक विचारधारा अलग होती है, पारिवारिक संबंध दोस्ती वो बहुत जरूरी है। आप देखिए खेत सिंह जी साहब और भैरू सिंह जी साहब की रिश्तेदारी, जसवंत सिंह जी साहब हमेशा जब भी यहाँ पधारते थे हमको संभाल के जाते थे, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने की चीजें सीखने को मिली। मानवेंद्र सिंह जी खुद बहुत ब्रिलियंट होशियार आदमी, पढ़े लिखे आदमी है, तो ये सारी चीजें हम उनको कहते भी हैं, बात भी करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जब तक हम लोग इन चीजों को नहीं समझेंगे तो हमारे पास बजट नहीं आएगा। तो ये सामाजिक संगठनों का सबका काम है, हमारे देवराज हितकानी समाज का भी काम है, जितने भी सामाजिक संगठन है इन चीजों पे जानकारी हासिल करके सही तरीके से कागज करेंगे तभी जाके काम होंगे। अब कुछ 4 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ओएसटी महेंद्र सिंह हापा ने एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें बताया गया था कि कहीं ना कहीं राजपूत महासभा बननी चाहिए और जो कुरीतियां हैं वो खत्म होनी चाहिए। इसके लिए आपका क्या आगे का एजेंडा है, आप कैसे काम करेंगे आम लोगों के लिए? बिल्कुल बनना चाहिए, पर मेरा मैं मेरे छोटे लेवल पे ही काम कर रहा हूँ, मुझे जिम्मेवारी अभी दी है देवराज हितकानी समाज की, और हालांकि मैं सभी समाज से लिंक रखता हूँ, क्योंकि जो मुझे शिक्षा प्राप्त हुई है, हम ऐसा कभी मैं सोचता ही नहीं हूँ कि एक समाज, आप उस समाज में जन्म लिया, आपने वहाँ अच्छी शिक्षा प्राप्त करी, तो कोशिश यही रहती है कि भाई मैं मेरे समाज के हित के लिए कुछ न कुछ करता रहूं। तो अभी बड़े बड़े समाज के काम जो है, ये समाज में जो बड़े बड़े व्यक्ति है उनको सबको मिलके, क्षत्रिय युवक संघ बहुत अच्छा काम कर रहा है, राजपूत जो मारवाड़ सभा है यहाँ पे हनुमान सिंह जी खांगटा और ये भी शिक्षा कोष इन्होंने बनाया है, परंतु हम हमारे लेवल पे ही 24 गांव यहाँ पे देवराजों के हैं, गोगादेव समाज भी है, चारदेव भी है, सबको धीरे धीरे करके राजपूत विकास समिति भी काम कर रही है। जब आपसे सुबह बात हुई थी तो आपने बताया था कि मैं जागृति यात्रा के निकला हूँ। आखिर जागृति यात्रा क्या है? क्या आपके पास कोई जो रूपरेखा है कि भाई हम इस रूपरेखा से चले तो अपना जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसको हम जड़ से? जागृति यात्रा सोई जी आज से 10 साल पहले कल्याण सिंह जी साहब उनकी टीम गाँव गाँव गई थी, 24 गाँव है देवराजों के गाँव में, वहां पे उन्होंने मीटिंग्स ली, उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश करी कि देश आज़ादी के इतने वर्ष हो गए हैं, अगर हम लोग हमारे कुरीतियां नहीं हटाएंगे, अगर हमने हमारे पैसों की प्राथमिकता शिक्षा को नहीं दी, तो ये समाज आपका जो आने वाले समय में ये जो युवा है, हम धीरे धीरे इस नए दौर में हम लोग नहीं कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए इस सब का मकसद एक ही है कि फिजूल खर्चियां बंद करो, जो कुरीतियां जो रीतियां जो कुरीतियां उनको समझो, समझाने का कोशिश करें। बुजुर्गों से हम निवेदन करते हैं कि आप सब बुजुर्ग हैं, हम आपको हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इन युवाओं की तरफ देखें, हम युवाओं को कहते हैं आप साथ में जुड़िए। तो आज भी जो जागृति यात्रा जो चाबा गांव में गई, उसका मेन इंटेंशन यही था कि ये कुरीतियां है, क्या मानते हैं ये कुरीति है, अब इसको हम कैसे धीरे धीरे इसको हटा सकते हैं, नशा प्रवृत्ति को कम करनी है, जो अमल डोडा जो खर्च करते हो उसको आप कम करो, शादियों में आप खर्चे कम करो, ये एक पॉइंट्स भी हमने बना रखे। और काफी समय हो चुका है, एक आखिरी प्रश्न है आपसे कि जब हम शहीद की श्रेणी में रखते हैं तो कहीं ना कहीं जो सेना का जवान शहीद होता है उनको ही हम शहीद की प्राथमिकता के अंदर रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने जो कहते हैं ना जिनके सिर कटे और धड़ लड़े, ऐसे वीर योद्धा उनको भी शहीद की श्रेणी में रखकर उनका भी कहीं ना कहीं पैनोरमा बनना चाहिए, उनको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। क्यों, हमको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आज हमारी पहचान क्या है? उनकी वजह से। अगर हम उनको ही भूल गए और उनके लिए हम कुछ नहीं बन रहे, आज के स्टैचूज बन रही है, मंदिर बन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि लोग उनके सैक्रिफाइस को जो उन्होंने बलिदान दिए उसको हम पहचान रहे हैं, ये जरूरी है। पूरे पड़गने में हमारे नहीं, पूरे देश में भी आज सरकारें भी समझ गए कि जो शहीद हुए उनको हम लोगों ने वो नहीं दिया, पहचान नहीं दी, तो हम हमारे से लोग नाराज होते हैं चीजों। तो इसलिए हमको तो मानना ही चाहिए। मैं तो उस आर्टिकल को पढ़ा था मैंने 1900 जब मैं मेरे ख्याल में 12th या फर्स्ट ईयर में था, एक इंडिया टुडे मैगजीन, बहुत बड़ी मैगजीन हुआ करती थी, उसके कवर पे था शेरगढ़ की वीरांगनाओं के ऊपर एक कहानी थी, द वॉर विडोज ऑफ शेरगढ़। अब क्या अपने देखो क्या इतिहास रहा है यहाँ पर, हर घर से आपका आदमी यहाँ से फौज में काम करता था। तो ये सारी चीजें
वो देश के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, तो उनको तो 100% पहचान मिलनी चाहिए। उनके उनके नाम से मेले होने चाहिए, उनके नाम से छतरियां बननी चाहिए, उनके नाम से स्टैचूज लगने चाहिए। अभी काफी स्टैचूज लगी भी है मेरे ख्याल में। बहुत ये तो जरूरी है साई जी, ये तो बहुत बहुत जरूरी। अब हमारे जो इतिहास में जो भी हमारे जो लोग थे, सबके बारे में जानकारी देना आज के अगली पीढ़ी को देना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे साथ देवराज समाज के अध्यक्ष मोती सिंह जी राठौर थे। हम फिर मिलेंगे विशेष शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराने के लिए, और आप हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और एक शेरगढ़ के बारे में कहा जाता है कि शेर पलगनो शेरगढ़ आखे भारत एक निपटी जावे जीव नरा टनका टेक, ए शब्द है जगह शेरगढ़ माते सरिता तो है। आप इन वीडियो में हमारे साथ बनिए रिया। कल अपन फिर मिलते हैं। जय जोधना, जय राजस्थान।